नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सुबह के 11 बज रहे न्यूज रूम लाइव के साथ मैं आसिफ रशीद, मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा मेरे साथ हैं। कुछ बड़ी खबरें इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी, आप तक पहुंचेंगी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सबकी नजरें मिडिल ईस्ट में होने वाले तनाव या बढ़ती स्थिति पर है, लेकिन बदलती स्थिति के बीच एक और बड़ा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति का उस वक्त सामने आया जब वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बोल रहे थे। 1947 के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब अमेरिका के राष्ट्रपति, जो जनवरी या फेब में एक साल में एक बार संबोधन होता है निचले सदन से, और थोड़ी देर पहले 3-4 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान का 50 से अधिक बार वो क्रेडिट ले चुके हैं कि मई 6 और 7 से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से 10 और 11 मई तक भारत और पाकिस्तान लड़े, न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी, उसको रुकवाने का काम उन्होंने किया। क्रेडिट वाली लड़ाई अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप लड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा कमेंट उनकी तरफ से ये आया कि अगर ये युद्ध ना रुकता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे। और शहबाज शरीफ उनके पास आते हैं, जो बताता है कि पाकिस्तान की जो उस वक्त की रणनीतिक तौर पर कमजोरी थी, साझेदारी की तो बात की जा रही थी, कहा गया कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस भी चलाया, लेकिन वो शायद सही साबित नहीं हुआ और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इसलिए जाना पड़ा कि भारत से कहें ऑपरेशन रोक दें, जिसकी आधिकारिक पुष्टि आज व्हाइट हाउस के बाद जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राष्ट्रपति ट्रंप संबोधन कर रहे थे उस समय वो बोल रहे थे। एक बात। दूसरा, कहा कि केवल 1 साल के कार्यकाल में मैंने 8 अलग अलग देशों की युद्ध ना हो इसके लिए कोशिशें की और वो कामयाब हुई। एक बात। दूसरी बड़ी बात, एक जो बार बार रिपोर्ट्स आ रही थी कि 5 से 6 हजार लोग प्रदर्शन के दौरान मारे गए, रिजीम को चेंज करने के प्रयास तेहरान के अंदर हो रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई, उन पर लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई और मरने वालों की संख्या 32,000 के करीब है। यह हम नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कह रहे हैं जब ईरान और मिडिल ईस्ट के अंदर तनावपूर्ण स्थिति में कब अमेरिका किस पर हमला करे ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और न्यूक्लियर वेपन पर कॉम्प्रोमाइज हो इसके लिए बातचीत मस्कट ओमान में भी हुई, जेनेवा में भी हुई, नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रही। लेकिन स्टेट ऑफ द यूनियन में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के 2 बड़े बयान, उसके बाद एक एक करके मेहमान के पास चलेंगे। एक तो बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि शुरू से जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ना जाए, नंबर 1। और नंबर 2, भारत पाकिस्तान युद्ध ना रुकता तो 3.5 मिलियन लोग मारे जाते, न्यूक्लियर वॉर रुक पाई, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी जिंदा ना होते। ट्रंप ने हंसते हंसते हुए कहा कि शायद अगर मैं वॉर ना रुकवाता, मैं इस युद्ध को खत्म ना करवाता। रूपाली बिल्कुल, और ट्रंप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, हम उसमें और बेहतर करते जा रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि ये गोल्डन एज है अमेरिका का। जब 12 महीने पहले उन्होंने चैम्बर में बात की थी और एक ऐसा देश विरासत में मिला था जो संकट में था, जैसे कि इकोनॉमी की बात की जाए वो रुकी हुई थी, महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर थी और बॉर्डर पूरी तरह खुला था, मिलिट्री और पुलिस में भर्ती बहुत खराब थी, देश में क्राइम बहुत ज़्यादा था और पूरी दुनिया में जंग और अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद पूरे सम्मान और गर्व के साथ अमेरिका अपने आप को ये कहता हुआ नजर आता है कि उन्होंने कभी भी किसी की ओर नहीं देखा और अपने फैसले खुद लिए और इस बीच ऐसा बदलाव किया जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। For Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. And I want to thank Steve Witkoff and Jared Kushner for your help. Thank you, Steve. Thank you, Jared. For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. Since
We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security. कर रहे थे एक तरफ तेहरान के साथ जो पॉलिसी है तो दूसरी तरफ भारत की तरफ बात या इशारा करते हुए और पाकिस्तान का नाम लेते हुए 8 अलग अलग सैन्य संघर्षों के जब जिम्मेदारी संभाली थी, इसमें कोई शक नहीं है कि अफरा तफरी थी। इस पर और भी बात करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ट्रंप के स्टेटमेंट से ही ज़रा शुरुआत करते हैं। एक तो आज से मुझे याद है 3, 4, 5 हफ्ते पहले उनने आखिरी बार एक स्टेटमेंट और दिया था, तकरीबन 53 टाइम्स क्रेडिट ले चुके थे या ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने जेट्स गिराए गए। और हमें याद है उस मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे। आज जब वो बात कर रहे थे तो इन पिछले 3 हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर भी थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं। ये वो जो बार बार कहा जाता है कि संघ की दिमाग है, इस तरह बात करने की आदत है, वो हर चीज़ को व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये वो चीज़ है या भारत की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी स्टेटमेंट में सर नजर आता है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की इशारों इशारों में तारीफ पहली मर्तबा ट्रंप ने कर दी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो मजबूरी में उनको करना पड़ी। रहा सवाल ये है कि ट्रंप का जो दावा है कि हमने इतने युद्ध रुकवाए, ये सिर्फ एक गाल बजाना ही है। रहा सवाल भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध रुका है वो सुस्पष्ट है कि जब वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की, घुटने टेक दिए कि महाराज आप हमको छोड़िएगा, आप मत मारिएगा, नुकसान बहुत हो जाएगा, तबाही फैल जाएगी। जब उन्होंने घुटने टेक दिए तो हमने युद्ध रोक दिया था, क्यों हमारा मकसद प्राइमरी जो था वो पूरा हो गया था। आतंकी जो ठिकाने थे 11 जगह हमने सीधा जाकर अटैक किया। अब रहा सवाल ये उनका ये कहना कि वहां पर इतने करोड़ लोग मर जाते थे और न्यूक्लियर अटैक होता। न्यूक्लियर अटैक की हम चिंता नहीं करते, हमारी पॉलिसी तो बहुत साफ सुथरी है, हम पहले किसी पर न्यूक्लियर बम नहीं डालेंगे। और रहा सवाल पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम अगर एक्टिव होता तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं वो उपयोग करके बताते, लेकिन हमने उसकी पूरी नाकेबंदी कर रखी थी किसी भी तरह से। आज भी अगर वो चाहे अपने न्यूक्लियर बम का उपयोग करना चाहे, या संभव है, हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। असली बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी जारी है। पाकिस्तान ने अगर पिछले ऑपरेशन से शिक्षा नहीं ली तो आप ये मानकर चलिए कि भविष्य में नक्शे में ढूंढना मुश्किल होगा कि पाकिस्तान कहाँ है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय शहबाज शरीफ उनकी दया पर जिंदा हैं, क्योंकि इधर बलूचिस्तान पीछे पड़ा हुआ है, उधर आपके खैबर पख्तूनवा में आ रहे हैं और अफगानिस्तान तो अटैक करने ही वाला है। ऐसी स्थिति में आज अगर शहबाज शरीफ जिंदा है तो दया धर्म जो है अमेरिका का ये है। एक तरफ की परिस्थिति है। अब मैं जरा आपका एक कमेंट सर, मैं आपका एक कमेंट मिडिल ईस्ट पे भी लेना चाहूंगा। हम जानते थे कि वो अपने संबोधन में इस तरह की बात करेंगे जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को की जान बचाने का जिक्र किया, और अब तो एक नया आंकड़ा दिया गया कि 32,000 के करीब लोग मारे गए। ये बताता है, ये बिल्कुल साफ दृष्टिकोण है कि आप अगले कुछ दिनों में जो कार्रवाई करने जा रहे हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिएगा, अगले दिनों में जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, उन्होंने युद्ध विराम जो है मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और गाजा के बीच में किया, क्या वो युद्ध विराम आज लागू है? जब से युद्ध विराम की तारीफ हुई है तब से लेकर लगभग 1,000 लोग तो मर चुके हैं और हजारों उसमें घायल हुए हैं। अभी भी बमबारी हो रही है, इजराइल जमकर ठोक रहा है और जमी दोष कर रहा है पूरी गाजा पट्टी को। और इसके लिए इजराइल जितना जिम्मेदार है उससे ज्यादा जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की मंजूरी के बगैर इजराइल इस तरह का अटैक नहीं कर सकता। वहां उनकी जो योजना उन्होंने बहुत पहले बताई थी, वो योजना क्या थी? गाजा पट्टी को साफ करके, मैदान करके, वहां पर एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाए। उनको जो 65,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पैलेस्टीन, उनकी कोई चिंता नहीं है। लाखों लोग इस समय भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन वो अपने गाल बजा रहे हैं कि हमने तो दुनिया में ये किया वो किया, अगर नहीं करते तो दुनिया में ये हो जाता। ये सब कहने की बातें हैं, मगर के आंसू है। असली हकीकत ये है कि उनको अपने व्यापार की चिंता है, उनको ये चिंता है ईरान के तेल को वसूल करने की और गाजा के लोगों का, पैलेस्टीन के
टू नेशन थियरी जिसका हमने इंडिया ने समर्थन किया इसकी है, कम ही आज चिंता वो हमारे करते हैं। सर, प्रधानमंत्री इजराइल आप में हमारे हैं। साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जहां मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, एक बड़ा महत्वपूर्ण दौरा हो रहा है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जुलाई 2017, हमें याद है, 9 साल के बाद अब प्रधानमंत्री इस बार 2026 में इजराइल के 2 दिन के दौरे पर है। शुरुआत आधिकारिक रूप से हो चुकी है रूपाली, और इसके बाद इस दौरे में बैठकें, डील, मुलाकातों का सिलसिला, और अगले कुछ दिनों में कूटनीतिक स्तर पर भी भारत और इजराइल में बड़ी डेवलपमेंट्स होने की उम्मीद है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि इजराइल दौरे पर पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं और 9 साल के बाद वहां पर पहुंचेंगे। इस बीच इजरायली सांसद को संबोधित भी करेंगे और कल डेलीगेशन के साथ ये मीटिंग होने वाली है। अब आप देखिए 9 साल के बाद प्रधानमंत्री का वहाँ जाना क्या कुछ खास बातें लेकर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल ग्लोबली अभी जो इश्यूज चल रहे हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इजराइल जाना और 2 दिवसीय वहाँ पर इजराइल दौरा रहने वाला है और 25-26 को वहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर नेतन्याहू और पत्नी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी करेंगी। और मोदी जो है वो निसिट में संबोधित जो है वो सभी लोगों को पार्लियामेंट करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोग, जिसमें राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री इजराइल आमतौर पर जाते हैं, तो वो यहाँ संबोधन भी करते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से, टेक में, एआई में, सुरक्षा के लिहाज से ये दौरा तो काफ़ी अहम माना जा रहा है। डॉक्टर राम जी के पास वापस चलेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, 9 साल बाद दौरा, वैसे तो हम देखते हैं कि भारत और इजराइल के व्यापारिक या सामरिक जो रिश्ते हैं, वक्तन फ़वक्तन हमने चीज़ें देखी हैं, लेकिन इस सहयोग के बीच ये दौरा इम्पॉर्टेंट क्या इसलिए माना जाए कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी इस समय उथल पुथल मची है, वैश्विक स्तर पर कहानियां विभिन्न देशों की बिल्कुल विपरीत परिस्थिति नजर आ रही है। ऐसे में इस दौरे की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर हमें याद है, पाकिस्तान के साथ जब 4 से 5 दिन का युद्ध हुआ, तो उस समय इजराइल को भी भारत के साथ बहुत डिस्कस पाकिस्तान में और अन्य देशों में किया जाता रहा, तो उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस दौरे की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक दौरा है। 9 साल बाद जो वहां गए हैं प्रधानमंत्री, बहुत सोच समझ कर गए हैं और इसके पहले कूटनीतिक स्तर पर वहां के ब्यूरोक्रेट्स और हमारे यहाँ के विशेषज्ञों के बीच में, विशेषकर डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ काफी इंटरेक्शन हो चुका है। अब तो सिर्फ दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मोहर लगना है जो वहाँ वो होंगे एग्रीमेंट्स। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इजराइल के पास जो आयरन डोम था, आयरन डोम को क्या खराबियां थी उनको हम दूर करेंगे। हमारा जो सुदर्शन चक्र वाला एक डोम है, निश्चित रूप से वो आगे विकास की ओर जाएगा। अभी इजराइल के पास जो सीमाएं हैं वो ये है, जगह कम है, स्किल्ड वर्कर कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो सकता, रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता, जबकि हमारा देश काफी बड़ा है। यही एक कारण है कि इजराइल अपने टेक्निकल नो हाउ हमारे यहाँ करेगा। उस तरफ ये एक पहला कदम है, क्योंकि हमारी नीति है कि राष्ट्र की रक्षा पहला काम है। उस रक्षा के लिए हमको हमारी सुरक्षा सेनाओं को आधुनिकतम करना है। उस दिशा में इजराइल से जो भी हम लाभ ले सकेंगे वो खुलेआम देंगे और डट के लेंगे। और निश्चित रूप से हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना, हमारी जल सेना, ये सब जो है सक्षम और ताकतवर। और इसमें भारत का सर क्या कोई रोल नजर आएगा? ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव है, इसको कम किया जाए। भारत कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बात समय गुजरने के साथ साथ करता रहा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां जो है, जिसमें अमेरिका का बड़ा अगले कुछ दिनों में ये जो मिलिट्री ऑप्शन वाली कहानी सुनाई जा रही है, इसमें भारत क्या रोल इस वक्त प्ले कर सकता है? देखिए, कहानी तो इस समय सोशल मीडिया पर एक दूसरी चल रही है। वो सोचा, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वो ये है कि खोमनेई का जहाँ निवास है वहां पर जम के युद्ध हुआ, करीब 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया। इसका मतलब ये है कि जो वेनेजुएला में अमेरिका ने वहां के निकोलस को उठाकर ले जाने का प्रयास किया था, ऐसा कुछ प्रयास शायद वहां भी किया गया हो, लेकिन इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। अभी ये स्थिति जरूर है, जियोपॉलिटिकल स्थिति। अमेरिका हुंकार भर रहा है कि वो कभी भी अटैक कर देगा और नहीं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन माने। पहली टर्म जो कंडीशन है ईरान की वो ये कि वो अपना जो न्यूक्लियर संवर्धन है यूरेनियम का, वो उसको सीमित कर रहा है। वो वेपन ग्रेड नहीं बना रहा, वो चाह रहा है कि शांति के रूप में उसका उपयोग करें। आप आइए, देखिए, समझिए,
उसके लिए वो तैयार है। लेकिन दूसरी जो शर्तें हैं वो ये कि उसकी मिसाइल्स हैं जितनी हैं उनको वो सीमित कर दे, खत्म कर दे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को वो राष्ट्र के हित में वो नहीं करेगा। इसलिए ये टसमस तो चली रहेगी। अब ये एक चुनौती बन गई है ट्रंप के लिए, उनकी इज्जत की बात बन गई है। अब इतना कदम आगे बढ़ा लिया है, पीछे ले नहीं जा सकते। अब अगर उन्होंने वो कदम आगे बढ़ाया ठीक है। और उस पर अटैक किया तो पूरे अरब देश में उसको भुगतना पड़ेगा, जो अरब कंट्रीज एग्जैक्टली। कभी नहीं चाहेंगे। इस मामले में हमारे मोदी जी की भूमिका अहम होती है कि उनके इन सभी देशों से बहुत अच्छे संबंध है, ईरान से भी हैं, इजराइल से भी बिल्कुल। हैं और अरबिक सभी देशों से हैं। तो हो सकता है बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश कूटनीतिक रहेगी स्तर पर बर्फ हमारे पिघले। बहुत मोदी बहुत जी धन्यवाद कुछ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, समय आपने दिया, दोनों खबरों पर हमारे साथ ज्वाइन किए। रूपाली, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है जहां पर हम बात कर रहे हैं विदेश की, तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी विदेश दौरे पर है। 4 दिवसीय विदेश दौरा था, जिस बीच 2 दिन उन्होंने सिंगापुर में बिताया और अब जापान का दौरा करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जहां पर टोक्यो में सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ है और उपराज्यपाल ने भी अभिनंदन इस बात का किया है। प्रवासी भारतीयों में उत्साह, निवेश और सहयोग पर फोकस जो है वो रहेगा। साथ ही साथ ये दौरा जिस तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर या फिर खुद भारत की इमेज को रिप्रेजेंट करना हो और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करना हो, उसमें बखूबी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन सिंगापुर में बिताते हुए नजर आए। अब टोक्यो में सीएम योगी की बड़ी बैठक है, जहां पर मित्सुई एंड कंपनी से निवेश पर चर्चा जो है यानी इन्वेस्टमेंट पर चर्चा की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर और ज्यादा फोकस जो है वो किया जाने वाला है। फिलहाल यूपी में निवेश के अवसरों पर भी प्रस्तुति जो है वो दी जाएगी। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं यह उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक हमेशा जापान वासियों को होता है। और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गत वर्ष की यात्रा के उपरांत
भारत और जापान के बीच में अनेक मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर का दौरा समाप्त करने के बाद वापस पहुंचे हैं जापान से 2 दिन का दौरा खत्म करने के बाद लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मुख्यमंत्री तो बाहर है लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई है। और आज प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस की तरफ से पहले से घोषणा की गई थी, शेड्यूल के मुताबिक आज प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला तहसील स्तर पर पार्टी तैयार है और डीएफ के माध्यम से पीएम को आज ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। दरअसल आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस विभिन्न जगहों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आज प्रदेश भर के अंदर जब प्रदर्शन रखा गया है तो जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की जो शहर के अंदर जिला स्तर पर निचले लेवल पर कमेटियां या समितियां काम करती है, उन्होंने भी घोषणा कर दी। और प्रदेश के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि सरकार की रणनीति। और पिछले कुछ 3 से 4 दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, फिर अन्य जगहों पर इंडियन यूथ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके अध्यक्ष पकड़े गए हैं, तो उस हिसाब से भी एक प्राथमिक तौर पर दबाव बनाने का प्रयास है। ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रजा अब्बास हमारे साथ हैं। रजा अब्बास, ये दिल्ली वाला मैटर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा या कुछ और मुद्दा भी है जिसको प्रदर्शन का हिस्सा इस बार कांग्रेस बना रही है? देखिए, कांग्रेस ने जो ये प्रदर्शन का मुद्दा बनाया है वो सबसे अहम मुद्दा ये है कि जिस तरह से जेफरी एप्स्टीन फाइल का मैटर है, फिर उसके बाद जो है लाल बारादरी जो मस्जिद में जिसमें ताला लगा दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था दरवाजा लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसको एनएसवाई युवा कांग्रेस और मेन बॉडी लेके प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेके उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार यानी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना आरंभ किया है। जो आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं न कहीं केंद्र बिंदु यही तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस रोड पे है। आज अलग अलग जगहों पर जब प्रदर्शन की तैयारी है, सुबह से कांग्रेस नेता कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को घरों के अंदर हाउस अरेस्ट करने की भी तैयारियां हैं। इजाजत मिलेगी या फिर इसी तरह सा शेड्यूल हम देखेंगे सुरक्षा के इस तंत्र के बीच शायद आज पूरा दिन निकल जाए? इससे पहले भी जो प्रदर्शन में भी नजरबंद कर लिए गए थे कि कांग्रेसी लीडर, तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अक्सर प्रदर्शनकारियों को हाउस अरेस्ट कर लेता है, खासतौर पर बड़े लीडरान को। तो नोटिस इश्यू हो गए हैं और उम्मीद हो सकता है कि नजरबंदी हो जाए। ठीक है रजा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात जो है वो पेश आई है। पत्नी और 3 बच्चों को धारदार हथियार से मार दिया गया है, हत्या की गई है और घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। ये आप देखिए कि समयपुर बदली इलाके की घटना है और बेहद ही हैरान कर देने वाली है, जहां पर पत्नी समेत 3 बच्चों का मर्डर जो है वो कर दिया गया है और पति फिलहाल फरार बताया जा रहा है। क्या कुछ निजी कारणों की वजह से, घर के मसलों की वजह से या फिर क्या वजह रही है, फिलहाल इसकी जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी पुलिस जो है फिर जो फरार पति है उसे पकड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। समयपुर इलाके का ये पूरा मामला है और इस बीच दिल दहला देने वाली घटना एक बार फिर से
दिल्ली में सामने आई है, जहां पर 4 कत्ल एक साथ हुए हैं। और आपको बता दें कि युवक ने सीधा पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। अभी आपको बताएं कि आरोपी युवक आजादपुर मंडी में सब्जी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता था और स्थानीय लोगों से इस मामले में और आरोपी के बारे में पूछताछ भी जो है वो की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो ये वारदात हुई है उसके बाद आरोपी फिलहाल जो है वो फरार चल रहा है और गुत्थी जो है इस हत्याकांड की सुलझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार आपको ले चलते हैं। अमित शाह का दौरा आज गुजरात के बाद अब बिहार का है। तमिलनाडु से भी उनकी वापसी हुई है, लेकिन बिहार के अंदर ये 3 दिन का दौरा जो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काफी खास माना जा रहा है। आज जब वो डेरा यहाँ डालेंगे तो बैक टू बैक कई बैठकें होनी हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर जहाँ पर घुसपैठ के प्रयासों को कैसे नाकाम किया जाए, एक इस बात पर विशेष रूप से चर्चा। लेकिन सीमांचल क्षेत्र के अंदर इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ की मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, ब्रीफ उन्हें किया जाएगा। और खबर यह है कि संवेदनशील इलाकों में से एक सीमांचल क्षेत्र का वो दौरा करेंगे और इस दौरान सीमा से घुसपैठ और जो कथित अवैध धार्मिक ढांचे हैं उसके कारण राज्य के अंदर खबरें ये हैं कि जनसंख्या के जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर विशेष रूप से बात होगी, डेटा उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, एनालाइज होगा। इन बैठकों की अध्यक्षता खुद अमित शाह करेंगे। और इसके अलावा खबर यह भी है कि 7 सीमावर्ती जिले जिनके जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधीक्षक या एसपी और अन्य जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे। सीमांचल जो बिहार के अररिया, किशनगंज और पूर्णिया सहित कई उत्तर पूर्वी जिलों में शामिल है। कहा जाता है कि इस इलाके के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जहां पर एक बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग घुसपैठ करके आए हैं, आज भी भारत के इंटरनल पार्ट्स का हिस्सा है, वहां रहते हैं। और इन इलाकों में ये भी कहा गया कि बाहर से आने वाले लोग जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी, एक इस मुद्दे पर बहुत गहन जांच के बाद कार्रवाई कैसे की जा सके इस पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से चले, ढांचा तैयार हो, सीमा प्रबंधन का जायजा लिया जाए। और अधिकारियों के मुताबिक बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह निर्मित अवैध जो धार्मिक ढांचे हैं स्थानीय अधिकारियों से उस पर ब्रीफिंग लेंगे और कार्रवाई कैसे हो या की गई है उस पर रिपोर्ट्स भी तलब की जा सकती हैं, जो कथित तौर पर क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के पूरे एक आप कह सकते हैं कि रीजनल पर्सपेक्टिव से इस पूरे इलाके को बदलने का कार्य कर रहा है, जो कि असंवैधानिक भी करार दिया गया है। सरकार बहुत 31 मार्च 2026 तक इस पर दावा कर चुकी है कि काम होगा। तमाम घुसपैठिए बंगाल से लेकर बिहार तक और अन्य हिस्सों के अंदर इनको निकालने का काम होगा। बहुत सख्ती बरती जा रही है। मनीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, दौरे की शुरुआत कितने बजे हो रही है एग्जैक्टली और आधिकारिक रूप से क्या स्केड्यूल है पूरे दिन का? देखिए, आज से कहें तो बिहार के सीमांचल दौरे पे अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा होना है। ऐसे में सुरक्षा दृष्टिकोण से तमाम जितने भी जिला के पुलिस पदाधिकारी हैं उनको हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। लेकिन एक अहम बात है कि 3 दिवसीय दौरे में एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे हमलावर है। जहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो विपक्ष भी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन वही अमित शाह का जो 3 दिवसीय दौरा जो है बिहार के लिए और खास करके सीमांचल के लिए बेहद अहम खास होने जा रहा है। क्योंकि जहां तक घुसपैठियों की बात करें, घुसपैठियों को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने वादे किए थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो घुसपैठिया को बिहार से बाहर कर देंगे। और वही सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी टास्क देने का काम करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो ऐसे में जो 3 दिवसीय दौरा होने वाला है, खास करके देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज से वो बेहद अहम होने वाला है। लेकिन अच्छा मनीष, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि घुसपैठियों को विभिन्न जगहों पर निकालने की केवल ये चुनावी मुद्दा ना हो, इस पर आगे भी काम हो, रणनीतिबद्ध तरीके से कार्य हो। ये तो एक नजर आता है कि रोड मैप तैयार होगा। क्या स्थानीय प्रशासन या बिहार में सरकार बनने के बाद किसी तरह का कोई सर्वे, कोई डिटेल्स, कोई अभी तक जायजा लिया गया है कि इन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा सके जो बाहर से आए और आज भी वो डेरा जमाए हैं अपने परिवारों के साथ? और कई जगहों पर कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ने के बाद क्षेत्र की पूरी जो डेमोग्राफी है वो भी बदल गई है। इन लोगों की कोई पहचान अब तक हुई? प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई इनके खिलाफ? देखिए, चुनाव बीत चुके हैं लेकिन चुनाव के बाद अभी तक के इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है किसी प्रकार का, और किसी प्रकार का कोई चिन्हित नहीं किया गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है
और कुछ लोगों को बांग्लादेश भेज दिया गया है, या जहां से आए हैं वहां उनको भेज दिया गया है। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय सरकार की तरफ से वादे थे, लेकिन वादे के अकॉर्डिंग सरकार जो है अब जाकर के कहीं ना कहीं सीमांचल के 3 दिवसीय जो दौरा है, बेहद अहम जो दौरा है, उसमें अमित शाह कहीं ना कहीं टास्क देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष पांडे हमारे साथ थे। आज गृह मंत्री का दौरा शुरू होने जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर केंद्र सरकार ने सुनाई थी। 1 मार्च से थोड़ी देर में उस पर चलेंगे कि ट्रेन सर्विसेज या सेवाएं शुरू होने जा रही थी, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ खबर कुछ और भी आ रही है, उस पर भी चलेंगे। और इस समय जो जानकारी मिल रही है कि सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को फिलहाल ब्लॉक कर दिया है। और ये फैसले तब लिए जा रहे हैं जब एक अजीबोगरीब किस्म का जो कंटेंट है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है, और कई लोगों के जीवन पर, उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उस तक, जिसमें VIPs भी आए और आम नागरिक भी फंसा। इन तमाम लोगों की जिंदगियां कैसे सुरक्षित हो, परिवारों को कैसे बचाया जाए, OTT प्लेटफॉर्म्स का, इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल ना हो, इस पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और खबर यह है कि 5 OTT प्लेटफॉर्म्स संबंधित जो अधिकारी हैं, विभाग है, मंत्रालय हैं, उनके आदेश के बाद इनको ब्लॉक करना पड़ा है। 4 कानून के तहत OTT ऐप्स पर बैन कर दिया गया, पूरे देश के अंदर प्रतिबंधित हो गए हैं। अश्लील कंटेंट इन तमाम लोगों ने दिखाया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। और खबर है कि 7 महीने पहले 25 प्लेटफॉर्म जो बंद हुए थे, इन 5 को मिलाकर 30 या अधिकांश रूप से जिनको बंद किया गया सरकारी तौर पर। लॉकडाउन में कहा जाता है कि ALTT और उलू ऐप जो है, इन दोनों ने व्यूअर्स बढ़ाए, व्यूअरशिप बढ़ाई, पैसा खूब कमाया, लेकिन बाद में पता चला कि मौजूदा जो गाइडलाइंस हैं, सरकार का जो कानून बनाया हुआ है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, वायलेशंस हुई हैं, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, फिलहाल केंद्र सरकार ने, आपको बता दें कि ये 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इसमें कोयल ऐप है, प्ले प्रो है, डिजी मूवीप्लेक्स है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि फील और जुगनू, ये तमाम OTT प्लेटफॉर्म जो है वो शामिल है, जिसमें उलू की अगर बात करें या ऑल टैप की बात करें, जिसके व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे, उन्हें भी पूरे तरीके से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि इस बीच ये 25 OTT प्लेटफॉर्म है जो पहले भी 7 महीने पहले बैन किए गए थे। इसमें आपको बता दें कि जो उलू ऐप इस वक्त कहा जा रहा है कि बैन किया गया है, बड़ी बात यह है कि IIT के एक छात्र की तरफ से बनाया गया था, और इस बीच ये देखने को मिला कि 18+ कंटेंट जो है वो इसमें कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है, बच्चे जो है वो छोटी उम्र के IDs फेक बनाकर जो है इस पर सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, इसकी व्यूअरशिप बढ़ा रहे थे, और ऑडियंस एंगेजमेंट के चलते ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। जिस तरीके से साफ तौर पर 18+ कंटेंट यानी अडल्ट कंटेंट के चलते जो उसकी व्यूअरशिप है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा भी था। इसको लेकर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। चलिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर SIR को लेकर अगर बात की जाए तो CEC का बयान आया है, और आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बिहार से शुरुआत इसकी हुई थी, और अभी आपको बता दें कि बाकी राज्यों में भी इसकी प्रक्रिया जारी है। 12 राज्यों में अभी SIR की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। 11 राज्यों की वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की बात भी जो है वो कही गई है। कई जगहों पर 28 फरवरी का समय जो है वो दिया गया है, और ये कहा है कि एक नॉर्मल लिस्ट जो है वो बनाई जाए, ताकि जिसे दोबारा रिवाइज करके आप प्रॉपर फाइनल लिस्ट जो है वो कुछ समय के बाद बनाइएगा। लेकिन SIR के चलते ये एक फाइनल लिस्ट जारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल 11 राज्यों की वोटर लिस्ट जल्द ही जल्द प्रकाशित होगी, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कह दिया गया। This process was started in Bihar, completed flawlessly with 0 appeals, currently undergoing in 12 states, out of which 11 states electoral rolls have been published. And this hall, collectively, all of us together, must salute the hard work which is being done or has been done by our booth level officers, AEROs, EROs, DOs and CEOs, including all the national and state political parties, their agents, the booth level agents, the district level representatives, state level representatives, and the national level representatives. I would also like to highlight with you the proactive approach of the Commission in meeting with all the stakeholders. We started meeting all the national and state political parties
on our invitation. Nearly 4,000 meetings were held at the sub-divisional level, that is at the constituency level by the EROs, with 28,000 political party representatives participating in it. At a second tier, they were held by district election officers, third tier at the chief electoral officers, and fourth tier at the election commission. चलिए, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा था कि ये प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी जून के महीने में, अभी और आगे बढ़ेगी। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले तीसरे और अंतिम चरण में जून जुलाई के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अगले कुछ दिनों के दौरान या हफ्तों में इसकी शुरुआत होने जाएगी। और ये प्रक्रिया जिसके तहत वोटर लिस्ट में सुधार की कोशिश है। समय छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही।